हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? फर्स्ट है, आई एम फाइन। चलिए, कल लास्ट क्लास में अपनों ने क्या लिख लिया था, एक बार वो याद दिला देंगे। कहाँ तक पढ़ लिया था मतलब अपनों ने? सेल एंट्री। ओके, चलिए ठीक है। देखिए, हमने एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूं कि अपनों ने पढ़ी है क्या? सेल एंट्री। क्या पढ़ी थी लास्ट? जिसके आपको 3 टाइप बताए गए थे। कितने? 3 टाइप। एक थी आपकी लेवल एंट्री, एक थी आपकी वैल्यू एंट्री, और एक थी आपकी फॉर्मूला एंट्री। ठीक है, इसमें आपको बताया था कि इसकी जो शुरुआत है वो हमेशा किससे होगी? अल्फाबेट से। इसकी किससे होगी? न्यूमेरिकल से। और इसकी किससे होगी? इक्वल टू। इसका जो अलाइनमेंट आपको बताया गया था डिफॉल्ट, वो क्या होगा? हमेशा लेफ्ट। और इसका हमेशा डिफॉल्ट क्या होगा? राइट। और इसका डिफॉल्ट क्या होगा? रिजल्ट पर निर्भर कर रहा था। किस पर? रिजल्ट पर निर्भर। ये बातें अपनों ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। ठीक है, जो भी नंबर था आपका आप देख लेना। मैंने आपको जो हेडिंग डलवाई थी लास्ट, वो डलवाई थी सेल एंट्री। और उसमें मैंने आपको ये 3 हेडिंग डलवाई थी, 1, 2 और 3। इसके 3 टाइप आपको मैंने बताए थे। क्लियर है? तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि किस तरीके से रिजल्ट पर निर्भर करता है। ये चीज शायद लास्ट हुई थी। ठीक है ना? क्या? नहीं, कोई टैब नहीं है। किसी भी सेल में अपने पर्टिकुलर एक पॉइंट चलता है। सेल एंट्री कितने प्रकार की हो सकती है? तो वो 3 प्रकार। सेल में आप डाटा कितने तरीके का इंसर्ट कर सकते हो और किस तरीके से कर सकते हो, वो सारी बात है। देखिए, यहां पर मान लीजिए आपके पास कोई सिंपल एक फॉर्मूला है, इक्वल टू सम, और वैल्यू दे दी यहां पर मैंने 2, 4। एक तो ये है। ठीक है ना? एक फॉर्मूला है आपके पास इक्वल टू लेफ्ट, इक्वल टू लेफ्ट, और यहां दे दिया आपको मैंने विवेकानंद फाइव। अब देखिए, इसका परिणाम, दोनों फॉर्मूलों का आप पहले तो मुझे परिणाम बताएं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम इसका अलाइनमेंट बता पाएंगे। ठीक है ना? आपके पास 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं फॉर्मूला एंट्री के लिए। ये मैंने 2 कितने दिए हैं? एग्जाम्पल। और अब आप दोनों का मुझे एक बार रिजल्ट बताइए, क्योंकि हमने वहां यही लिखा है किस पर निर्भर कर रहा है अलाइनमेंट? रिजल्ट पर निर्भर कर रहा है। तो आपको पहले इसका रिजल्ट पता होना चाहिए और इसका रिजल्ट पता होना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाओगे इसका अलाइनमेंट। राइट? तो देखिए, सम यानी जोड़ना, तो ये इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो 4 और 2 6। 6 कैसी वैल्यू है? अल्फाबेट या न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल वैल्यू है।
कैलकुलेशन से प्राप्त हुई है हमें, सही है ना। तो इसका अलाइनमेंट हमेशा क्या होगा, राइट अलाइनमेंट। हमेशा इसका अलाइनमेंट क्या मिलेगा आपको, यानी कोई भी न्यूमेरिकल जो फंक्शन होगा और कैलकुलेशन से हमें जो रिजल्ट मिलेगा कोई भी न्यूमेरिकल नंबर, उसका हमेशा अलाइनमेंट क्या होगा, राइट होगा। यहां पर यदि हम बात करें तो ये किस प्रकार का फंक्शन है, कुछ नहीं पढ़ाया भाई, अभी इतना ही पढ़ाया है, यहीं से स्टार्ट ही किया है, समझ लें। इसकी यदि हम बात करें तो ये कहता है कि फंक्शन तो है लेफ्ट, क्या है, तो लेफ्ट फंक्शन कहता है लेफ्ट साइड से, कहां से, लेफ्ट साइड से इस जो भी आपको स्ट्रिंग दी गई है, जो भी आपको नाम दिया गया है उस वर्ड में से कितने कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर दिए गए शब्द में से लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर। बताइए 5 कैरेक्टर कौन से, विवेक। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, विवेक। विवेक ही है 5, लेफ्ट साइड से 5, या नंबर होते 2 तो 2, 3 होता तो 3, जितने भी यहां पर नंबर लिखे होंगे उतने ही कैरेक्टर। क्लियर है ये बात, जितने भी यहाँ नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, ये एग्जाम्पल लिया आपने, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 5 6 1 2 3, 0 तो कुछ भी नहीं आएगा, 0 इस तरीके से। विवेक हमारी कैसी वैल्यू है, न्यूमेरिकल या अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल। और अल्फाबेटिकल का अलाइनमेंट हमेशा क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, क्या होगा, लेफ्ट अलाइन। तो 2 एग्जाम्पल तो ये हो गए, न्यूमेरिकल है तो राइट और अल्फाबेटिकल है तो लेफ्ट। एक मैंने बताया था कि कंडीशन के आधार पर, किसके आधार पर, कंडीशन के, यानी कि ऐसे फंक्शन जो हमेशा रिजल्ट किसमें देते हैं, ट्रू और फॉल्स में, यानी उनका परिणाम अंदर उसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन रिजल्ट हमेशा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो जब भी रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में हो, ठीक है, तो उसका जो परिणाम है, उसका जो अलाइनमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, सेंटर। तो ऐसे एग्जाम्पल भी लेते हैं, एक देखिए, जैसे इक्वल टू नॉट, क्या है, इक्वल टू नॉट। नॉट एक गेट होता है, लॉजिकल गेट, एंड और नॉट इस तरीके से अलग अलग होते हैं। हम एक एग्जांपल लिया उनमें से नॉट। यहां पर मैंने वैल्यू ली, मान लीजिए 5 इज ग्रेटर देन 7, 5 इज ग्रेटर देन 7। अब जो नॉट गेट है वो ये बोलता है कि यदि उसके अंदर लगाई गई कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स होगा। अपोजिट होता है कुल मिला के, नॉट गेट का मतलब अपोजिट, कि अंदर की कंडीशन सही है तब तो रिजल्ट होगा गलत, और अंदर लगाई गई कंडीशन गलत है तो रिजल्ट होगा सही। ये अभी ध्यान रख लेना है आपको, पूरा लॉजिक गेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लेना कि नॉट गेट क्या कहता है कि कंडीशन सही है जब तो परिणाम गलत दूंगा, और कंडीशन गलत है तो परिणाम सही दूंगा। ठीक है कि नहीं। तो अब मुझे बताइए ये कंडीशन सही है या गलत है, गलत है ना, गलत है, क्योंकि 5 कभी भी 7 से बड़ा नहीं हो सकता। अब कंडीशन गलत है तो परिणाम क्या देगा, सही। सही का मतलब ट्रू, यानी कि हमेशा इन कंडीशन के आधार पर परिणाम देता है। अब ये कंडीशन सही होती तो परिणाम होता फॉल्स, कंडीशन गलत है इसलिए परिणाम क्या है, ट्रू। और इस ट्रू का जो अलाइनमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, सेंटर अलाइनमेंट होगा। तो ये तीनों बातें आई या नहीं आई समझ में, छोटे छोटे से एक क्वेश्चन है, ठीक है। और जो कोई है तो मैं से राजस्थान पुलिस वाला एक कभी मिला था मुझे बात, राजस्थान पुलिस का एग्जाम देके आ रहा हो, देखे आए हो राजस्थान पुलिस का एग्जाम, कैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक्सेल के मिल रहे हैं, अच्छे खासे लेवल वाले, जबरदस्त वाले जैसे कह सकते हो। देखना बिल्कुल, शॉर्ट की भी बहुत पूछी जा रही है, प्लस जो क्वेश्चन है वन लाइनर नहीं आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं 3-3 लाइनें दे रहा है स्टेटमेंट वाली, हाँ 2 पेज और 4 क्वेश्चन, और फिर उनमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है। अब किसी में एक सही है, किसी में 2 सही है और किसी में 3 सही है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको, यानी आधे पेज में क्वेश्चन आ रहे हैं और 2 लाइनों में ऑप्शन। तो आप समझ सकते हो जब लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज ज्यादा होगी मतलब आपको उसका डेप्थ में नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, इसलिए आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। तो एक बार ये तीनों लिखें, इक्वल टू सम A1 D1 D1 या D9, ओके। रिजल्ट तो कोई टेबल दी होगी, कोई वैल्यू दी गई होंगी A1 से लेके D1 की,
ऐसे थोड़ी होता है, फिर रिजल्ट तो देगा ना। रिजल्ट कहाँ से दोगे भाई, सेलों की वैल्यू नहीं होगी तो आप रिजल्ट थोड़ी ना दे पाओ बिना है। 0, 40, 90, 36 और वैल्यू कुछ भी नहीं दी गई है तो 0 ब्लैंक मान के चलेंगे हम। वैल्यू यदि नहीं दी गई है तो ब्लैंक मानेंगे और ब्लैंक मानेंगे तो 0। फिर ऑप्शन ये भाई सीधी सी बात है, हमारा जो फंक्शन है वो इस रेफरेंस की वैल्यू पर निर्भर करता है। अब इसमें यदि हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो रिजल्ट 0 है, यदि वैल्यू दे देता है तो जिन वैल्यू को दी गई है उनको जोड़ देते। ये हमारा सीधा सा फंक्शन है, ठीक है ना। हाँ 1 मिनट करता हूँ नीचे, एक बार ये तीनों फंक्शन लिख लें एग्जाम्पल के तौर पर, फिर मैं एक और दूंगा जिसमें आप उलझोगे थोड़ा सा। यही पढ़ा है दोस्त, ये तो आपने पहले से लिख रखा है ऑलरेडी, ऊपर वाला लिख रखा है, आप सिर्फ ये 3 एग्जाम्पल लिख लें, क्योंकि वैल्यू एंट्री में ऑलरेडी आपको बता चुका था, फॉर्मूला एंट्री में मैं एग्जाम्पल नहीं बताए थे तो वो आपको बताना बाकी था। सर ये सेंटर अलाइन क्यों हुआ? सर सी लैंग्वेज में ट्रू फॉल्स के जैसे क्वेश्चंस भी आएंगे क्या? नहीं दोस्त, सी लैंग्वेज के ट्रू फॉल्स नहीं आएंगे, यहाँ पर ये एक्सेल के हैं। और जब भी कंडीशनल परिणाम हमें मिलता है तो उसका अलाइनमेंट सेंटर होता है, ये एक्सेल कहता है, हम नहीं कहते। और XML भी मैक्रोस वर्क का बिल्कुल है, मैक्रोस के लिए है। फॉर्मूले को इक्वल टू की जगह प्लस से भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। ओके सर, पर ये सेंटर क्यों हुआ? अरे भाई सेंटर इसलिए हुआ क्योंकि ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट है, और मैं यही बोल रहा हूं कि कंडीशनल रिजल्ट है। लिख लिया क्या? लेजर प्रिंटर में है क्यों? मैंने आपको लिखाया था, देखो सूखी स्याही अलग से बताया था, एक में बताया था सूखी स्याही, एक में बताया था गीली स्याही, और एक में कहा था कोई स्याही नहीं, ठीक है ना। लाइन याद है मुझे कि मैंने ये लाइनें बोली हुई है आप लोग। हाँ, जिसमें कोई नहीं है वो थर्मल था, जो एटीएम जिसकी पर्ची में थोड़े टाइम के लिए उड़ जाता है, और गीली स्याही थी वो बोतलों में भरी जाती है इंकजेट। तो फिर अब बताओ लॉजिक कहां बच गया था? अब ये है कि हर चीज मैंने हमको हमेशा बोलता हूँ कि एज इट इज, आपको जब तक संतुष्टि नहीं होती कि सर ने जैसी लाइन लिखाई है ना वैसी लाइन एग्जाम में मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है थोड़ा सा। किसकी? वर्क बुक को बंद करने की Alt + F4। हाँ Alt F4, पूरी वर्क बुक बंद हो जाएगी, पूरा एक्सेल बंद हो जाएगा। अब ऑप्शन देखो, उसमें वर्क बुक था या वर्क सीट था, पहले ये चेक करो, तब कंट्रोल W है। हाँ तो वो वर्क सीट है, फिर कंट्रोल W है तो वर्क सीट है। Alt W नहीं है, कंट्रोल W है क्लोज की। क्वेश्चन को समझना पड़ता है। देखो मैंने आपको दोनों शॉर्ट की लिखाई थी कि तो आपसे पूछ रहा है पूरी एप्लीकेशन बंद करने की, तब तो है Alt F4, और जब पूछ रहा है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स को बंद करने की, कि एप्लीकेशन बंद नहीं हो डॉक्यूमेंट्स बंद हो, तब कंट्रोल W। दोनों अलग से बताई थी। तो वर्क सीट यदि लिखा हुआ है तब तो कंट्रोल W है, और सीधा पूरी वर्क बुक लिखा हुआ है तब Alt + F4 है, क्योंकि वर्क बुक का मतलब हो गया पूरी एप्लीकेशन बंद करना, और वर्क सीट का मतलब हो गया जिस पर हम काम कर रहे हैं वो बंद करना, तो वो होती है वर्क सीट। क्योंकि बहुत सारी वर्क सीट मिलकर के क्या बनाती है? वर्क बुक। एक्सेल शुरू करने से पहले ही मैंने लिखा था कि सबसे पहले होती है आपके पास रो और कॉलम, देखना रो और कॉलम मिलकर के बनाती है सेल, सेलें मिलकर के बनाती है वर्कशीट, वर्कशीट मिलकर के बनाती है वर्क बुक, और वर्क बुक भी मिलकर के फिर बनाती है वर्क प्लेस। लाइन लिखी हुई है ना। घबराओ मत, थोड़ा सा खुद को समझना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा, एकदम हलवा नहीं मिलेगा एग्जाम में। अब गया वो टाइम जब लूसेंट आ जाती थी, एक टाइम होता था कि तैयारी का मतलब है लूसेंट पढ़ लो एग्जाम पास हो जाएगी। अब वो दौर नहीं रहा है, अब बहुत बड़ा कंपटीशन है। उसका नजारा आज रात को मैं 3 बजे रेलवे स्टेशन किसी को छोड़ने गया था, रियली बता रहा हूं, जो ब्रिज स्टार्ट होता है ना उससे लेकर के रेलवे स्टेशन तक जगह नहीं थी कि आप पैदल भी निकल सको। मैं फोटो भी लेके आया था, तो ऐसे कि यार सोचो कितना हद है।
बेरोजगारी यहाँ देख लो, सीरियसली देखो, मैं दिखाता हूँ यार, झूठ नहीं बोलूंगा आपको। हाँ भाई, इनको प्रूफ बता दो, ये सोते हुए वो उन बच्चों की बेरोजगार। और श्योर है जो पुलिस का पेपर देने आया है वो इस तरीके से फुटपाथ पे सो रहा है ना, वो किसी रईस बाप की औलाद नहीं होगा। सही है गलत है? ये सब वो है जो मजबूरी के मारे इनको है कि कैसे ही लग जाए, एक सरकारी नौकरी लग जाए। सही है गलत है? तो रईस बाप की औलाद होते तो फुटपाथ पे नहीं सोते, कहीं होटल लेके सो रहे होते। मानता है या नहीं मानते? तो इसलिए भाई कंपटीशन बहुत अलग लेवल का हो चुका है। चले आगे बढ़े। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, छोटा सा, थोड़ा सा लॉजिकल है इसी के लिए। इक्वल टू सम 4 2 एंड पावर 1 5। पहले तो आप इसका मुझे परिणाम बताएं, पहले तो आप इसका मुझे परिणाम बताएं। इतना बता देता हूं, ये सिंबल आपका है कॉनकेटेनेट का अभी के लिए, बाकी अभी हम फॉर्मूले पढ़ेंगे तब आपको और पता चल जाएगा। जिसका काम होता है दो वैल्यूज को जोड़ने का, जोड़ना मतलब मिलाना, सम नहीं आपस में मिलाना, 2 और 2 22 वाली वैल्यू बोलते हैं ना, 1 और 1 11 होना, ठीक है ना? 1 और 1, एक तो है 9 2 11 होना, तो वो तो है जोड़ना, और एक कह रहा हूं मैं 1 और 1 11 होना, वो है मिलाना। तो ऐसा इसका फंक्शन मिलेगा। ये तो 4 और 2 6, एंड को एज इट इज लिख दो, पावर 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 का मतलब 1 भाई, 1 की कुछ भी वैल्यू हो पावर, उसका रिजल्ट हमेशा 1। सही है ना? तो 6 और 1 को, जैसे मैंने बोला 1 और 1 11 होना, तो 6 और 1 को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? 61। अब मुझे बताओ मैथमेटिकली ऐसी कोई गणना, ऐसी कोई कैलकुलेशन पॉसिबल है क्या कि 6 और 1 61 हो जाए? ये कैलकुलेशन नहीं हो सकती ना। तो फिर ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? न्यूमेरिकल फंक्शन या टेक्स्ट फंक्शन? कैसा होगा? टेक्स्ट फंक्शन। कैसा होगा? टेक्स्ट फंक्शन। तो टेक्स्ट फंक्शन से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो वैल्यू टेक्स्ट वैल्यू मानी जाएगी या न्यूमेरिकल वैल्यू मानी जाएगी? टेक्स्ट वैल्यू मानी जाएगी। तो टेक्स्ट वैल्यू का फिर अलाइनमेंट क्या होगा? लेफ्ट होगा ना भाई। टेक्स्ट फंक्शन से रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो टेक्स्ट होगा, सही है ना? तो उसका टेक्स्ट रिजल्ट होगा, तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या था? लेफ्ट था। तो इसका अलाइनमेंट क्या होगा? लेफ्ट। अब यहां गलती यूं करते हैं क्योंकि हमें दिखता है 61 कि सर ये तो नंबर है, तो नंबर है तो अलाइनमेंट क्या होना चाहिए? राइट। लेकिन गलत है, क्योंकि ये जो सिंबल है ये हमेशा जो भी वैल्यू देता है वो टेक्स्ट में देता है। किसमें? टेक्स्ट में। क्योंकि मैथमेटिकली यदि हम इसको करते 6 + 1 तो 7, वो न्यूमेरिकल था, वो क्या होता? न्यूमेरिकल। लेकिन ऐसी कोई फंक्शनलिटी नहीं है जो 6 और 1 को 61 कर दे, ये सिर्फ टेक्स्ट फंक्शन में पॉसिबल है। इसीलिए इसका अलाइनमेंट हमेशा क्या होगा? लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। यानी जब भी बीच में ऐसा सिंबल मिले, वीडियो में आया हुआ है ये याद कर लेना, एक बार राजस्थान और गंगा को मिलाया गया था, रिजल्ट था राजन, ठीक है ना? मैंने लिखाया भी था शायद एक दिन शुरू में। तो ऐसे फंक्शनों से ये बीच में दिया जाता है एंड का फंक्शन, और इसको बोला जाता है कॉनकेटेनेट, मिलाने का काम करता है। और ये कैसा फंक्शन है? टेक्स्ट। तो इससे जो भी परिणाम मिलेगा वो टेक्स्ट ही माना जाता है। क्या माना जाएगा? टेक्स्ट। और उसका अलाइनमेंट हमेशा क्या होगा? लेफ्ट। तो ये भी लिख लें एक बार, तब तक मैं इनके क्वेश्चन देख लूं बच्चों के। एक तो कह रहा है 6 और 15, भाई 15 कैसे कर दिया? 1 की पावर 5 को 15 कर रहा है यार। सर फॉल्स अलाइन तब भी सेंटर ही होगा। बिल्कुल रजनी गुप्ता, फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, ट्रू और फॉल्स दोनों के केस में सेंटर अलाइनमेंट होगा। A1 से A10 का योग करने का सूत्र क्या होगा? सम। लिख लिए?
तो अभी हम फंक्शन तो आगे पढ़ेंगे, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखाए हैं जिससे आप गलती नहीं करो, सीधे सीधे आपसे अलाइनमेंट पूछ ले तो आपको अलाइनमेंट कैसे बताना है ये यहाँ से पता चलेगा। क्लियर है? अब एग्जाम्पल कुछ भी दे दे वो एक अलग बात है। आगे बढ़ते हैं। एक है आपका सेल रेफरेंस। क्या है? सेल रेफरेंस। सबसे पहले तो सेल रेफरेंस कहते किसे हैं? फर्स्ट, सेल रेफरेंस किसे कहते हैं? तो किसी भी फंक्शन में जो आप सेल एड्रेस या रेंज का इस्तेमाल करते हो वो उस फंक्शन का क्या कहलाती है? सेल रेफरेंस कहलाती है। जैसे हमने अभी लिखा था, मान लीजिए इक्वल टू सम A1 से D9, ठीक है? तो ये जो रेंज हमने इस्तेमाल की है यहाँ पर, ये रेंज इस फंक्शन के लिए क्या कहलाएगी? सेल रेफरेंस। क्या कहलाएगी? सेल रेफरेंस। जरूरी नहीं हमेशा रेंज इस्तेमाल करें, काफी बार हम फॉर्मूला ऐसे भी लगा देते हैं। देखो, सम A1, D2, B4, कुछ भी, यानी सेल एड्रेस ले देते हैं, तो ये भी इसका क्या कहलाएगा? सेल रेफरेंस। तो ये हमेशा सेल रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। अब एक्चुअल में ये सेल रेफरेंस हमारा ये भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो वो देखते हैं। नंबर 1, जो डिफॉल्ट होता है हमेशा वो होता है आपका रिलेटिव। क्या होता है? रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस। दूसरा होता है आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। कौन सा? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और तीसरा होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। क्या नाम है? मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है? अब क्या है कि देखिए, मैंने ये फंक्शन डायरेक्ट लिखा इक्वल टू सम A1 से, मैं इसको A2 लिख सकता हूं क्या? एग्जांपल के लिए, अभी के लिए समझाने के लिए मैंने, मान लीजिए एक टेबल है मेरे पास इस तरीके की, ये है मेरा A, ये है मेरा B और ये है मेरा C। ठीक है? ये 1, 2, 3, 4 और 5, इसको मैं कर लेता हूं B1 कर लेता हूं अभी के लिए। ठीक है? कि मैंने इधर की इस सेल की और इस सेल की वैल्यू को मैं कहां ऐड कर रहा हूं? C में ऐड कर रहा हूं। तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? A1 से B1, ये लगाऊंगा ना। तो मैंने एग्जांपल क्या ले लिया? A1 से B1। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, साफ लिख लेते हैं। A1 से क्या है? ये B1। ठीक है ना? ये मैंने किस में लगाया फॉर्मूला? C में। तो ऐसे लगेगा या नहीं लगेगा? अब मैं इसको फिलेंडर की सहायता से नीचे ड्रैग करके लाता हूं। फिलेंडर याद है वो चौकोर सा एक होता है, थोड़ा सा अभी और लिखाएंगे उसको, वैसे हम बताया था नॉर्मली कैसा होता है। इसको हम जब पकड़ करके और नीचे खींच के लेके आते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती, होती कि नहीं होती? ये फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखा हुआ था A1 से B1, यहाँ से क्या हो जाएगा? A2 B2, यहाँ A3 से B3, यहाँ A4 से B4, यहाँ A5 से B5। चेंज हो रहा है। ऑटो फिल एंट्री करने पर क्या हो रहा है? फॉर्मूले का सेल रेफरेंस चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव सेल रेफरेंस। अब आप चाहते हैं कि सर ये चेंज नहीं हो, हम जब इसको ड्रैग करें तो ये वैल्यू क्या हो? चेंज नहीं हो, मतलब अभी भी A1 से B1 है तो लास्ट तक क्या रहे? A1 से B1 रहे, बदलना नहीं चाहिए सेल रेफरेंस। तो उसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं, यानी रिलेटिव सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में बदलने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है, और वो सिंबल क्या है आपका? डॉलर। क्या है? डॉलर का सिंबल है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? देखो, इक्वल टू सम $A, $1, $B और $1। ठीक है? यानी आपने यदि प्रत्येक सेल रेफरेंस में रो और कॉलम के नाम के पहले डॉलर का सिंबल लगा दिया, तो अब इसको आप किसी भी सेल में किधर की भी साइड इसको ड्रैग कीजिए, ये रेफरेंस कभी भी बदलेगा नहीं। जब आप ड्रैग करोगे तो जो परिणाम पहले बदल रहा था वो अब कभी भी नहीं बदलेगा, हर सेल में यही रहेगा। किसकी सहायता से? डॉलर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है
कि रिलेटिव सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में बदलने के लिए कौन से सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रहे कौन सा है, डॉलर। या फिर डायरेक्ट पूछ लेता है निम्न में से कौन सा रिलेटिव सेल एड्रेस है, सेल रेफरेंस है, या कौन सा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। तो ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि जिस सेल एड्रेस के पहले डॉलर का सिंबल लग रहा है तो वो कौन सा है, एब्सोल्यूट, और जिसमें डॉलर का सिंबल नहीं लग रहा वो कौन सा है, रिलेटिव। या पहचान कर लोगे। तीसरा कहता है कि सर मैं मान लीजिए ये कहता हूं कि सर ए की तो वैल्यू बदल जानी चाहिए, बी की नहीं बदलनी चाहिए। मतलब एक वैल्यू तो बदले और एक नहीं बदले। अब चाहे वो रो वाइज हो चाहे वो कॉलम वाइज हो, ठीक है ना। तो मैं जैसे चाहता हूं कि सर ये वैल्यू तो चेंज नहीं हो और ये चेंज होनी चाहिए। तो इसको कैसे लिखूंगा, देखो, इक्वल टू सम, जो वैल्यू में नहीं बदलना चाहता उसके पहले तो क्या लगा दूंगा, डॉलर, और जिसको मैं बदलना चाह रहा हूं उसके पहले कुछ नहीं लगाऊंगा, उसको एज इट इज लिख दूंगा। तो श्योर है जिसके पहले डॉलर लग रहा है वो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, और जिसके पहले डॉलर नहीं लग रहा उस वैल्यू में लगातार चेंज होगा। तो ऐसा जिसमें दोनों चीजें यूज की गई हैं कि एक वैल्यू चेंज हो रही है और एक वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो कैसा सेल रेफरेंस कहलाएगा, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। आई या नहीं आई बात समझ में तीनों। तो लिखिए एक बार इसको भी। अच्छा, कॉर्नर में लिख दिया क्या कुछ अपनों ने, छोटा कर देते हैं, कुछ बच्चों को बोर्ड नहीं दिख रहा है। तुम्हें दिख रहा है ना सबको। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, अब दिख रहा है क्या, वीडियो में कौन सा क्वेश्चन आया था बताएंगे, अभी थोड़ी देर में बता देंगे, है ना। अभी बहुत सारे फंक्शन पढ़ेंगे तब आपको वो क्वेश्चन भी बताएंगे। इनमें एक एक लाइन ले लेना। सेल रेफरेंस कभी नहीं बदलता है, इतना सा लिख लेना बहुत है। सेल रिलेटिव में क्या लिख लोगे, सेल रेफरेंस कभी चेंज, सॉरी हमेशा चेंज होता है, और इसमें कभी भी चेंज नहीं होता है। इसमें एक वैल्यू में चेंज होता है और एक में नहीं होता है। रिलेटिव में तो लिखना सेल रेफरेंस में लगातार परिवर्तन होता है, सेल रेफरेंस में लगातार परिवर्तन होता है। एब्सोल्यूट में लिखना सेल रेफरेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। पहला वाला। तीसरा वाला, इसमें लिखो इस सेल रेफरेंस में एक वैल्यू में परिवर्तन होता है और एक में नहीं होता है। कौन सी वाली को, सेकंड नंबर, सेकंड वाली में लिखो सेल रेफरेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। और नीचे वाले में लिख लेना एक वैल्यू में चेंज होता है और एक में नहीं होता है। क्या, बिल्कुल अभी बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आता है, देखो, ठीक है ना। दो तीन तरीके से बन जाता है। डॉलर वाला क्वेश्चन तो लिखाऊंगा नहीं, ये तो आपको डायरेक्ट याद रह जाएगा कि रिलेटिव से एब्सोल्यूट में जाने के लिए कौन से सिंबल का यूज किया जाता है। तो सिंबल दे देगा, तो सिंबल कौन सा है, डॉलर। एग्जाम्पल के लिए कैसे पूछता है वो क्वेश्चन में लिखा देता हूं। लिख लिया क्या।
बताएं। सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं। कौन सा पूछा है आपसे? मिक्स। मिक्स में ये कहा था कि एक की वैल्यू चेंज हो सकती है और एक की नहीं हो सकती। मैंने सिंगल सेल एड्रेस यूज किया है, वहां पूरी रेंज यूज कर रहा था। अब यहाँ पर क्या यूज किया मैंने? सिंगल। अब मैं देखूंगा तो देखो, इसमें न तो एक कॉलम की वैल्यू में कोई चेंज हो सकता, न 5 नंबर की रो में कोई चेंज हो सकता। तो ये तो कौन सा हो गया? एब्सोल्यूट, क्योंकि दोनों के पहले क्या लग रहा है? डॉलर का चिन्ह। सिर्फ डॉलर के चिन्ह को देख लोगे तो समझ जाओगे। तो ये कौन सा हो गया? एब्सोल्यूट। इसमें दोनों में ही डॉलर का चिन्ह नहीं लग रहा, तो ये कौन सा हो गया? रिलेटिव। सही है ना? इसमें देखो, कॉलम की वैल्यू फिक्स कर दी है, रो की चेंज हो सकती है। सही है? तो ये कौन सा हो गया? मिक्स। बस ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। अभी भी एक बच्चे ने ए किया है। A5 सेल एड्रेस का मतलब है दोस्त यहाँ पर कि एक कॉलम की वैल्यू फिक्स की है आपने, और 5 नंबर रो की वैल्यू में लगातार आप चेंज कर सकते हो। हाँ, अब इसको मैं कहता हूं, मैं आगे ड्रैग कर रहा हूं। अब मैं आगे कॉलम वाइज ड्रैग कर रहा हूं। ठीक है? तो कॉलम वाइज यदि मैं ड्रैग कर रहा हूं तो मेरी जो रो की वैल्यू है, 5 नंबर रो, उसकी वैल्यू हर कॉलम पर आगे चेंज हो सकती है, हर कॉलम में ए भी। लेकिन जो कॉलम वाइज जो वैल्यू रहेगी वो फिक्स रह जाएगी। A5 में रहेगी, लेकिन मान लीजिए मैंने उसमें कोई भी आगे फंक्शन ऐड कर देता हूं, कुछ भी ऐड कर देता हूं, जो मैं रो वाइज उसको ड्रैग कर रहा हूं। मेरी जैसे ये मेरा A5 ये है, ठीक है? मैंने यहां पर कोई भी वैल्यू ले ली 5। अब मैं इसको इस तरीके से आगे बढ़ा रहा हूं, इधर ड्रैग कर रहा हूं कॉलम वाइज। तो ये 5 से यहां पर 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है। सीरीज नहीं आती है ना ऐसे। लेकिन यदि मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करता हूं नीचे की ओर, तो ये हमेशा 5 ही रहेगी। इसमें अब कोई चेंज नहीं हो सकता। भाई हम 1 to 3 सीरीज नहीं बनाते हैं क्या? सही है? तो अब जैसे इस तरीके से आगे बढ़ाओगे तो इसमें फिक्स है, ये वैल्यू एक ही रहेगी, 5 की 5 ही, क्योंकि ए में कोई चेंज नहीं हो सकता। अब ए कौन सा है? कॉलम है। लेकिन यदि मैं इसको इस तरीके से आगे बढ़ाऊंगा रो वाइज, तो क्योंकि कॉलम चेंज वैसे हो रहा है 20, 6, 7, तो इस वैल्यू में चेंज हो सकता है, क्योंकि हमने 5 की वैल्यू को रेफरेंस में नहीं बदला है, एब्सोल्यूट में। क्या? नहीं, वैल्यू देके ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब वो फिर पूरी टेबल देना पड़ेगा, टेबल या पूरा थ्योरी रामायण लिखनी पड़ेगी उसको कि सेल में ये वैल्यू है, सेल में ये वैल्यू है, फिर आपको इस तरीके से, तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अब उसका मूड हुआ ऐसे राजस्थान पुलिस वाले क्वेश्चन देने का, तो हो सकता है ऐसा भी दे दे, उसका कोई वो नहीं कह सकता। तो उसको आपको ध्यान रखना कि वैल्यू यदि लगातार एक चल रही है, चेंज नहीं हो रही है, लगातार डैश डैश लगा दिया उसने कि इसमें इस रो या कॉलम में वैल्यू 5 5 5 है, और इस रो या कॉलम में वैल्यू 5 6 7 है, तो समझ जाना जहां वैल्यू चेंज हो रही है तो वहां पर तो हो गया रिलेटिव, और जहां वैल्यू चेंज नहीं हो रही वहां हो गया एब्सोल्यूट। ऐसे आपको समझना पड़ेगा। बस चीज इतना दिमाग में रख लेना, वैल्यू एक जगह तो बदलेगी, एक जगह नहीं बदलेगी, और एक जगह या तो रो वाइज बदलेगी या कॉलम वाइज बदलेगी। एक समय में एक वैल्यू बदलेगी और एक नहीं बदलेगी। अब ऐसा है कि सर इधर भी 5 6 7 की सीरीज बन रही है और इधर भी बन रही है, मतलब दोनों तरफ क्या हो रहा है? वैल्यू में चेंज हो रहा है। अब वैल्यू में चेंज हो रहा है तो कौन सा हो गया? रिलेटिव। और हम कह रहे हैं कि सर एक साइड तो वैल्यू में चेंज हो रहा है और एक साइड वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा, तब हो गया मिक्स। और दोनों तरफ ही, इधर भी कर रहे हैं तो भी 5 5 आ रहा है और इधर कर रहे हैं तो भी 5 5 आ रहा है, तो हो गया कौन सा? एब्सोल्यूट। अब क्लियर है? पक्का? तो ये आपका जो बेसिक बातें थी, अभी तो हमने स्टार्ट भी किया था, मैंने कहा था मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताएंगे, तब हम पढ़ेंगे क्या? मेन्यू बार। तो मेन्यू बार हमने बीच में छोड़ रखा था। ठीक है? तो वो सारी बातें अभी कंप्लीट होती हैं। अब हम वापस लौटेंगे किस पर? मेन्यू बार पर। तो मेन्यू बार शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको वापस वही पूरा लेआउट बता देता हूँ एक्सेल का, और ये चीजें एक बार समझा देता हूँ। सर बी वाला कौन सा है? बी वाला मेरे भाई रिलेटिव है, रिलेटिव। बोलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बता देंगे, है ना।
पहले वर्ड का टैब स्टॉप बताना था आपको है, ये भी देख लो। ये है टैब स्टॉप बटन, ठीक है ना। अभी मैं इसमें टैब की वैल्यू सेट कर रहा हूं। एक बार मैंने कर दी, चलिए 1, ठीक है, सेट। एक बार कर दिए मैंने इसकी 1.5 सेट, और एक बार कर दिए मैंने क्या 2। ओके, सभी को लेफ्ट अलाइनमेंट किया है। ओके, अब आप इसमें रोलर चेक करना। अब मैं देखिए यहाँ पर आपको 3 अलग से सिंबल दिख रहे होंगे, छोटे छोटे से दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है 1 पर, एक दिख रहा है 1.5 पर, और एक दिख रहा है 2 पर। और ये एल टाइप शेप में बना हुआ है, इससे पता चल रहा है लेफ्ट अलाइन की साइड से। अब मैं यदि टैब की प्रेस करता हूं तो देखिए, ये मैंने टैब की प्रेस करी है, तो ये तो था पहला डिफॉल्ट जो खुद ले रहा है 0.5। लेकिन जैसे ही मैं दूसरी बार टैब की प्रेस करता हूं, अब मेरा जो कर्सर है वो देखो कहां आ गया, 1 के नीचे, नहीं 1 के नीचे। पहला तो डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सेट था, वो होता है 0.5 डिफॉल्ट, सही है ना। अब ऑटोमेटिक कहां गया, 1 पर। अब दोबारा करूंगा तो 1.5, तीसरी बार करूंगा तो जो भी वैल्यू आप सेट करोगे उसी वैल्यू पर जाएगा। ये देखो, ये 1.5 के नीचे और ये 2 के नीचे, ठीक है। अब वो गलती से मैंने गैप ही 0.5 का दे दिया, आप ज्यादा दे के चेक कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। ऐसा करते हैं, इसको भी हटाते हैं, हट गए तीनों दोबारा से, क्योंकि डायरेक्ट अब 1.5 तो डिफॉल्ट लेता है, तो हम 1 की जगह 2 कर देते हैं। स्टार्टिंग ही किससे करते हैं, 2 से, और 2 के बाद सीधा कर देता हूं 4, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अब वो सिंबल कहां दिखाई दे रहा है आपको, 2 और 4 पर दिख रहा है कि नहीं। अब देखो, एक बार टैब दबाया तो सीधे कहां पहुंचा है, अब ये पहुंच गया। अब दूसरी बार दबाऊंगा तो कहां आएगा, 4 पर। तो ये है कि आप टैब की जो वैल्यू है उसी को चेंज कर सकते हैं। ये थी लेफ्ट अलाइन से, इसको आप राइट से कर सकते हैं, इसको आप सेंटर से कर सकते हैं, क्लियर। और वो बार वगैरह भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम किस पर, एक्सेल पर। हाँ जी, ये आपका लेआउट देख लें सबसे पहले। ये जो छोटा सा बॉक्स है, क्या नाम है इसका, नेम बॉक्स। क्या नाम है, ये जो पूरी पट्टी है इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। ये हमारी कॉलम हेडिंग ABCD, ये हमारी रो हेडिंग, ठीक है ना। टैब की प्रेस करोगे तो एक सेल से दूसरी सेल बोल सकते हो, या एक कॉलम से दूसरा कॉलम बोल सकते हो। इंटर की प्रेस करोगे तो एक सेल से नीचे वाली सेल, या एक रो से दूसरी रो। इंटर से ऊपर से नीचे जाते हैं, टैब से लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। और इन्हीं का इस्तेमाल यदि हम शिफ्ट के साथ करते हैं तो उल्टा हो जाता है। शिफ्ट से क्या होगा, इससे इसमें चले जाएंगे, और शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर। ये चारों चीजें होती हैं। जबकि वर्ड में हमने लिखा था एंटर की का इस्तेमाल से रो की साइज बढ़ जाती है। क्लियर है कि नहीं। दूसरी चीज जो आपको बतानी थी, एक तो कि डिफॉल्ट सीटों की संख्या, ये अभी नहीं बताई थी। डिफॉल्ट सीटों की संख्या कितनी है, ये 2010 तक है। 2010 तक डिफॉल्ट सीटों की संख्या कितनी है, 3 है। 2010 के बाद यानी कौन सा वर्जन आया 10 के बाद में, 2013 से ये सीटों की संख्या कितनी होगी है, 1। डिफॉल्ट सीटों की संख्या कितनी होगी है, 1। दूसरा आता है कि सर अधिकतम कितनी सीटें हम ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो अधिकतम कितनी सीटें ऐड कर सकते हैं टोटल, कोई बताएगा, कोई भी नहीं पता। 255 कितनी कर सकते हैं, 255। वैसे टोटल 56 होती है, क्योंकि एक ऑलरेडी होती है, यहाँ 3 है, ऐसे वहां नए वर्जनों में भी एक ऑलरेडी होती है। तो एक साथ हम कितनी ऐड कर सकते हैं, 255। 255 आंसर हमेशा 255 आएगा, ठीक है कि नहीं। दूसरा, यदि ऑप्शन में संख्या ही नहीं है 255, तब एक ऑप्शन मिल सकता है रैम की क्षमता के अनुसार। रैम की क्षमता के अनुसार रीजन है क्योंकि आप ऐड करते जाइए तो 256 से ज्यादा भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि आजकल रैम की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि 256 ही ऐड हो सकती है, 255 ही, उससे भी ज्यादा हो सकती है एक एक करके।
ये बात आई नहीं समझ में? तो दो ही ऑप्शन ध्यान रखना है, यदि नंबर पूछे तो 255 याद रखना है, अदरवाइज रैम की क्षमता के अनुसार याद रखना है। क्लियर है? जूम की बात करें तो जूम साइज ये रहा, यहाँ पर सिर्फ एक चेंज है, वो है मैक्सिमम जूम में, वो कितना होता है 400, मिनिमम 10 है, डिफॉल्ट 100 है, यहाँ कोई चेंज नहीं है। क्लियर है ये बात? रो और कॉलम की संख्या आपको चेक करनी हो तो देखो एरो की के साथ सबसे नीचे आ जाइए, तो सबसे नीचे आओगे तो ये तो रही टोटल नंबर ऑफ रो की वैल्यू क्या है 10,48,576, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। आपको यदि कॉलम की संख्या चेक करनी हो तो कॉलम की संख्या के लिए आ जाइए राइट साइड में। अब देखिए एक्स है डी, ये आपकी अंतिम है और ये अंतिम सेल है, तो अंतिम सेल का सेल एड्रेस क्या आ रहा है एक्स एफ डी 10,48,576। क्लियर है ये? तो एक्स एफ डी कौन सा कॉलम है 16,384 में, संख्या जो लिखी थी हमने कितनी लिखी थी 16,384, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने लौट के घर। ठीक है, तो ये वापस आ गए अपने पहली सेल पर। अब यहां पर भी देखिए ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको अभी, जिनसे आपको ये सेल बनी हुई दिख रही है, ठीक है, इनको बोलते हैं ग्रिड लाइन। क्या बोलते हैं इनको? ये प्रिंट आउट में प्रिंट नहीं होती है, ये प्रिंट आउट में प्रिंट नहीं होती है, ना ही प्रिंट आउट में आपकी ये कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग होती है डिफॉल्ट रूप से। अब आपको जरूरत है नहीं सर मैं तो ये ग्रिड लाइन भी प्रिंट करना चाहता हूं, मैं ये हेडिंग भी प्रिंट करना चाहता हूं, तो उसके लिए फिर आगे ऑप्शन है कि आप वहां पर राइट क्लिक कीजिए, चेक बॉक्स आएंगे और ये भी प्रिंट हो सकते हैं। लेकिन डिफॉल्ट रूप से यही ध्यान रखना है कि ग्रिड लाइन और ये हेडिंग प्रिंट आउट में प्रिंट नहीं हो सकती है, हम मैन्युअली कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? दूसरी चीज, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ये देखो अभी यहाँ डार्क लाइन दिखाई दे रही है सिलेक्शन के लिए, जिस पर भी ये दिखाई देगा बॉक्स उसे हम बोलते हैं एक्टिव सेल। क्या बोलेंगे? एक्टिव सेल। इसको मैं बीच में ले आता हूं एक्टिव सेल को, ये देखिए तो अभी मेरे लिए एक्टिव सेल कौन सी है I6। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेम बॉक्स है वो हमेशा कौन सा सेल एड्रेस दिखाता है एक्टिव सेल का सेल एड्रेस दिखाता है। सही है ना? अब मैं एक बार के लिए यहाँ एक फॉर्मूला लगाता हूं। क्या लगाता हूं? क्योंकि हमने एक फॉर्मूला बाहर में एक चीज और लिखी थी कि वो हमेशा कंटेंट शो करेगा, है ना, रिजल्ट शो नहीं करेगा, टेक्स्ट या कंटेंट। अब जैसे मैं इसका परिणाम यदि देखूं तो क्या आता है 0। अब आप चेक करिए उस पर जाके कि वो वहां 0 शो कर रहा है या फंक्शन शो कर रहा है। तो मैंने ये कहा था कि यदि कोई फंक्शन लगा हुआ है तो वो फंक्शन का परिणाम शो नहीं करेगा, कौन सा फंक्शन लगा हुआ है वो शो करेगा। ये है फॉर्मूला बार। और इसी में आपको ये जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, चौकोर दिख रहा है, हल्का सा पॉइंटर, ये आपका क्या कहलाता है फिल हैंडलर। क्या कहलाता है? और ये जो लाइनिंग है ये कहलाती है आपकी आउटलाइन। क्या कहलाती है? अब यहां बच्चा क्यों कंफ्यूज होता है, देखो मैं कुछ लाइनें और डाल रहा हूं, ये मैंने कुछ सेलें सेलेक्ट की और इन पर मैंने यहाँ गया और ये कर दिया ऑल बॉर्डर, यही है ना? हाँ। और अब देखिए अब आपके सामने यदि मैं कहूं तो 3 प्रकार की लाइन है। कितने प्रकार की हैं? एक तो है ग्रिड लाइन, एक है बॉर्डर और एक है आउटलाइन। डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि आउटलाइन तो हमेशा एक्टिव सेल पर शो होती है, आउटलाइन तो हमेशा कहां शो होगी एक्टिव सेल पर। बॉर्डर को हम कहीं भी स्थायी रूप से इंसर्ट कर सकते हैं और ग्रिड लाइन से पूरी क्या बनती है हमारी सीट बनती है। सही है ना? आइए नहीं समझ में? अब ऑप्शन में यही आ जाता है सेल के चारों ओर, एक्टिव सेल के, सॉरी क्वेश्चन आता है एक्टिव सेल के या सेल के चारों ओर जो लाइन दिखाई देती है वो कौन सी लाइनें होती है? तो आउटलाइन। ठीक है, स्पेशल बॉर्डर पूछे तब हम बोलेंगे बॉर्डर है, कौन सी बॉर्डर है। आइए नहीं समझा? तो पहली प्रायोरिटी किसे देनी है? आउटलाइन को, क्योंकि ये अपने आप ऑटोमेटिक चलती है। क्लियर? इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट चीज देखिए, ये आपकी सारी टैब है, ऑलरेडी टैब के नाम तो हमने सभी लिख ही लिए थे। इनके अलावा अब देखो मैं क्लिपबोर्ड छोड़ दूंगा पूरा, क्यों छोड़ दूंगा? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट, ये पार्ट छोड़ दूंगा। इसमें सिर्फ बताऊंगा मैक्सिमम फॉन्ट साइज में जो चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। मैक्सिमम फॉन्ट साइज में 400 लो एक वैल्यू, बाकी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब ओके वही है।
यहाँ पर एक ग्रुप में चेंज है अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट में मैंने आपको बताया था कि वहां हमने 4 अलाइनमेंट पढ़े थे, यहाँ हमारे पास कितने अलाइनमेंट है? 6। कितने हैं? 6। एक ये मर्ज और रेप टेक्स्ट। अब देखिए वहां हमने जब रेप टेक्स्ट लिखा था वर्ड में, तो हमने लिखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए, या फिर जो हमारा फीचर है कि एक लाइन से दूसरी लाइन ऑटोमेटिक हो जाती है। यहाँ पर जो रेप टेक्स्ट है ये वो वास्तव में जो लाइन वाला लिखा था वो यहाँ पर है, लाइन वाला था वो यहाँ पर है कि यहाँ जब भी आपका कंटेंट इस सेल की साइज से ज्यादा हो जाता है तो उसको इसी सेल में मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं? रैप टेक्स्ट करते हैं। क्लियर है ना? बस शब्दों का अंतर आ जाता है, वहां लिखा हुआ था टेक्स्ट रैपिंग, अब इसको उल्टा कर दिया रैप टेक्स्ट। ठीक है ना? फिर दूसरा वहां वो बताया था कि एक किसी को बर्ड रैप भी बोलते हैं, नाम तो वहां बर्ड रैप था ही नहीं। मैंने कहा था बर्ड में बर्ड रैप नाम का कोई फंक्शन नहीं है, नाम का फंक्शन है तो टेक्स्ट रैपिंग है, ये मैंने आपको बताया था। दोनों लिखा है मेरे भाई, बर्ड रैप भी लिखाया था और टेक्स्ट रैप भी लिखाया था, देखो ध्यान से देख लो। और मैंने बकायदा बोला था कि बर्ड रैप नाम का कोई फंक्शन होता नहीं है, ये ऑटोमेटिक काम करता है एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने के लिए। दोनों अथवा करके दोनों लाइनें लिखाई हुई। और ये बताया था आपको कहां पर मैंने, ये रहा पेज लेआउट और ये रहा आपका ब्रेक। अब देखो एक्चुअल में क्या है? टेक्स्ट रैपिंग है या नहीं है? पढ़ सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ है? सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेज सच एज कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी। काम अलग है कि नहीं है? हम वर्ड रैप बोलते हैं, तो मैंने कहा था वर्ड रैप जब आप बोलोगे इसी फीचर को, वर्ड रैप यदि आपने बोल दिया तो वो हो गया ऑटोमेटिक एक लाइन से दूसरी लाइन शुरू होना। ठीक है ना? तो खेल है। अब एक्सेल में इसी को क्या लिख दिया? रैप टेक्स्ट, उल्टा करके लिख दिया, रैपिंग की जगह रैप टेक्स्ट लिख दिया। और रैप टेक्स्ट लिखते ही देखो अब उसका काम क्या हो जाता है, वो भी चेक करो। आपको कहीं भी किसी से भी उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो इन्होंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस सेल में नहीं आ रहा है तो इस पर क्लिक करते ही वो कैसा आ गया? माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल, एक से अधिक लाइनों में आ गया। ठीक है क्या नहीं? तो इसीलिए बच्चे उलझ जाते हैं कि वहां कुछ लिखा हुआ है उसका मतलब कुछ और है, यहाँ लिखा हुआ है वही चीज यहाँ लिखी हुई है और इसका मतलब कुछ और। क्लियर है ये कि नहीं है? तो इसीलिए कभी उलझना नहीं है, हमें चीजों को थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। तो बात एक ही है। आगे देखें, इसके बाद मर्ज वगैरह तो आपको पता ही है, मिलाना करना। एक अलग चीज आती है यहाँ पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इसको मैं बोलता हूं, हम सिर्फ एक लाइन में लिखना होता है कि हमारा जो भी सेल वैल्यू है उस सेल वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए या उसको विजिबल करने के लिए, क्योंकि उसमें हो सकता है कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा हो, कोई पैटर्न सेट किया हुआ हो, उसको विजिबल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ठीक है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कैसे यूज करते हैं वो देखो, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए हम ये सब डिलीट कर देते हैं, वैल्यूज भी, और यही सेलेक्ट कर लेते हैं टेबल। ये देखो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके एक्सेल में, आया हुआ है वर्ड में। आया था क्या कहीं ऐसा क्वेश्चन थ्योरेटिकली? पता है किसी को? क्वेश्चन था कि A1 से लेके A30 तक सेल सेलेक्ट करो, 3 लाइनों में लिखा हुआ था। सबसे पहले लिखा था कि A1 से लेके A30 तक क्या सेलेक्ट करो? सेल सेलेक्ट करो। ध्यान देना, पहला लाइन लिखी हुई थी कि सबसे पहले आपको क्या करना है? A1 से A30 तक सेल सेलेक्ट करनी है। दूसरा लाइन लिखा हुआ था कि कीबोर्ड से 100 टाइप करो, कीबोर्ड से 100 टाइप करो। तीसरी लाइन लिखी हुई थी कि अब कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करो, कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करो। और तब पूछा गया था अब बताइए स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर ए था कि सिर्फ सेल A1 में 100 दिखाई देगा, या सभी सेलों में 100 दिखाई देगा, या फिर एक पैटर्न दिया था कि 100, 200, 300 इस तरीके से दिखाई देगा, या इनमें से कोई नहीं दिखाई देगा। तो क्या होगा? सभी सेलों में 100 दिखाई देगा। ठीक है? अब ये क्या है, जब पॉसिबल है, जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है। वीडियो का ही क्वेश्चन है ये भी, यहाँ वीडियो फ्री, आप देखोगे प्रीवियस ईयर उठा के तो वहां मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। किताब में मिल जाएगा, किसी के पास वो किताब होगी तो उसमें भी डाल रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, नहीं तो आपको बता दी, ढूंढ लेना आप। ठीक है ना? अब देखिए मेरे पास वैल्यू है 100, मैं इनको भी चेंज कर लेता हूं, 50, 30, फिर 100 तो एक कर दिया, और फिर 50, कम ज्यादा
अपने तो चेंज ही नहीं हुआ था, कुछ और ही दब गया। ओके 50 30 40। अब देख लेना एक बार, मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू में चेंज कर दिया और इसी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। थोड़ी साइज भी बड़ी कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा। क्लियर? सबकी बढ़ा देते हैं। कितनी की है? 22। तो इसमें सबकी कर दीजिए 22। दिख रहा है आपको अच्छे से? मैंने सिर्फ ये कॉलम सेलेक्ट किया है। इसमें से मैं जा रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। कोई सा एक मेथड यूज कर लेते हैं। चलिए आपके काम का इधर से दिखाता हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है। बहुत सारे आइकन है। हाँ जी, कुछ नजर आ रहा है? और बड़ी कर देता हूँ। नेटवर्क आ रहा है, सही है ना? देखो जितनी बड़ी वैल्यू है वहां नेटवर्क फुल है, जितनी छोटी वैल्यू होती जा रही है वहां नेटवर्क कम होता जा रहा है। तो ये है एक पैटर्न सेट करना। इसीलिए मैंने ये आइकन सेलेक्ट किया कि मुझे पता है कि यहीं बैठ सकता है। मान लीजिए वैल्यू कम कर देता हूं 10, तो देखो और कम हो गया। सही है ना? मतलब देख लीजिए, हाईएस्ट वैल्यू में नेटवर्क फुल है, लोएस्ट वैल्यू में नेटवर्क। क्लियर है कौन? दूसरा पैटर्न आप कलर का सेट कर सकते हो, जैसे डाटा बार का ले लीजिए। चलो कोई इसका जो कलर आपको अच्छा लगे। जिसमें वैल्यू है उसकी सेल में कलर फुल है, और जिसमें वैल्यू कम होती जा रही है वैसे वैसे कलर भी कम होता जा रहा है। यह भी एक तरीका है पैटर्न को शो करना। तो देखो कहीं ना कहीं सिर्फ कलर के द्वारा सेलों को, पैटर्न को या उनके ट्रेंड्स को हाईलाइट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक ही लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन यदि ये समझ में नहीं आता तो थ्योरी हम रटते रटते दिमाग खराब हो जाता है फिर। अब हमें पता है कि जहां कहीं भी हमें बोले कि कलर के आधार पर आपको डेटा को सेट करना है, फिल्टर करना है, शो करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बहुत सारे नियम है, अब नियम रटने की जरूरत नहीं है। हमें पता है या तो हम टॉप वैल्यूज को शो कर सकते हैं, लेस देन वैल्यू को। जैसे मैं कहता हूं सर मुझे तो सिर्फ 50 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो ये देखो इसमें आ गया, ये रहा ग्रेटर देन। सही है ना? ग्रेटर देन कर दीजिए, इसमें वैल्यू टाइप कर दीजिए सर मुझे 50 से जो बड़ी वैल्यू है, 45 ले लेता हूं तो 50 भी आ जाएगा। ठीक है ना? चलो 40, कोई बात नहीं। 40 से जो बड़ी वैल्यू है उनकी सेलों का कलर, अब यहां से आप कोई कलर सेलेक्ट कर लीजिए। ये बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। ग्रीन ले लिया हमने कि जो भी सेल में 40 से बड़ी वैल्यू है उसका कलर कैसा हो जाए? ग्रीन हो जाए। ओके, हुआ का? उसको हटा दो, एक को हुआ है ये। इस पर पहले वो डाटा बार आ रहा है, एक बार डाटा बार वाली को हटा देते हैं। लो यहां से क्लियर रूल। ठीक है, अब दोबारा से लगा देते हैं क्योंकि सारे रूल हो गए हैं वहां से। और ये रहा 40, और कलर जौन सा लिया था आपने वही वापस ले लीजिए, कोई। ये रहा, और कौन सा लिया था? ग्रीन। और ओके, अब देख लो आ गया क्या ग्रीन कलर? सिर्फ उन वैल्यू पर जो 40 से बड़ी है। आप छोटी ले सकते हो, इक्वल टू ले सकते हो, कोई भी बीच की ले सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। क्लियर? तो इसको हम लिखाएंगे कल से, तो इनको एक बार खुद से देख के आ जाए, बाकी की चर्चा कल कर लें। MS वर्ड में 3 प्रकार के कनेक्टर होते हैं दोस्त, एल्बो, लाइन और एरो।